आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, अपना नया टॉपिक है माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है, किस तरीके से यूज करता है, क्या काम आता है, इसके बारे में हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो पहले जो कंप्यूटर्स थे अर्लियर दैट सीपीयू यूज्ड टू ऑक्यूपाई ए लार्ज रूम और मल्टीपल कैबिनेट्स। आपने देखा होगा कि जो पहले के जो कंप्यूटर्स थे उसमें क्या था कि जो सीपीयू था उसकी साइज इतनी थी कि वह जो एक रूम की साइज है उससे भी ज़्यादा उसकी साइज थी। मतलब जो उसका स्पेस था इतना ऑक्यूपाई कर रहा था वो एक रूम से ज़्यादा भी की उसकी साइज थी। तो और जो कैबिनेट्स, जो आज आप छोटा सा एक कैबिनेट देखते हो वो एक कितनी सी जगह में आ जाता है। बट पहले जब फर्स्ट टाइम पे जब कंप्यूटर डेवलप हुए धीरे धीरे, तो उस समय जो कैबिनेट्स यूज किए जा रहे थे तो उनकी साइज क्या थी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। ठीक है, तो उस समय जो कैबिनेट्स का था उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो क्या किया जाए, क्योंकि वो यूजफुल नहीं था, साइज बड़ी थी। तो धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो इसमें चेंजेज आए, साइज रिड्यूज हुई। साइज कैसे रिड्यूज हुई कि जो पहले कैबिनेट्स में जो कंपोनेंट लगे हुए थे उन कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से रिप्लेस किया। आपने देखा है कि जब कोई भी चीज आपकी जब न्यूली मार्केट में लॉन्च होती है तो उसकी साइज काफी बड़ी होती है, उसके फीचर्स भी कम होते हैं, चाहे वो फोन के बारे में देख लो चाहे और किसी के बारे में देख लो। और टेक्नोलॉजी पहले के जो सीआरटी मॉनिटर्स आप देखते थे कितने बड़े आते थे। ठीक है, आजकल आप देखते हो कि सीआरटी मॉनिटर की जगह अब एलसीडी और एलईडी मॉनिटर्स यूज करने लगे। बेसिकली अब तो एलईडी मॉनिटर्स यूज करने लगे हम। ठीक है, तो एलईडी मॉनिटर्स की साइज कितनी थिन है और कितनी सी कम स्पेस में वो आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से। तो सेम ऐसा ही था कि जब पहले स्टार्टिंग के अंदर जब डेवलप हुए सिस्टम्स तो उनकी साइज बहुत बड़ी थी, क्योंकि उसमें कंपोनेंट्स थे वो क्या लगे हुए थे, अलग बड़े कंपोनेंट्स उसमें लगे हुए थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि कंपोनेंट्स की साइज को रिड्यूस किया गया, मतलब दूसरे कंपोनेंट लगाए गए। तो जैसे जैसे कंपोनेंट रिड्यूस किए गए तो सीपीयू पे भी की साइज भी क्या रहेगी, छोटी होती गई। तो किस तरीके के कंपोनेंट्स यूज किए, तो सबसे पहले जैसे कि वैक्यूम ट्यूब था, वैक्यूम ट्यूब होने के बाद में लार्ज वीएलएसआई आया, एलएसआई आया, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट आया, फिर माइक्रो प्रोसेसर, आईसी, इस तरीके के सर्किट आते गए और उसके आपकी जो कैबिनेट की साइज थी वो रिड्यूस होती गई। तो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं कि with the advancement the technology the physical size of CPU has reduced and it is now possible to place a CPU on a single microchip। अब क्या हो गया कि जो CPU है उसको हमने इतना रिड्यूस कर दिया कि वो किस पे आ जाता है, एक सिंगल माइक्रो चिप पे ही आपका पूरा प्रोसेसर हो जाता है। तो आप देखते हो कि आज जब भी आप सिस्टम लेने जाते हो तो आप उसका जब कॉन्फ़िगरेशन पूछते हो तो क्या पूछते हो कि कौन सा प्रोसेसर इसमें यूज किया गया हुआ है। तो प्रोसेसर इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सीपीयू, क्योंकि बिना प्रोसेसर के आपका सीपीयू वर्क नहीं करेगा और डिपेंड करेगा कि सीपीयू में कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है। जैसे टाइम टू टाइम अभी जो प्रोसेसर चल रहे हैं i5 i7 तक के प्रोसेसर अभी चल रहे हैं करंटली। तो जो इससे पहले के जो प्रोसेसर थे P4 P1 P2 पेंटियम, ये जो P1 P2 P3 थे, ये प्रोसेसर अलग थे। क्यों? अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है तो प्रोसेसर की स्पीड, ग्राफिक्स, इन सब पे डिपेंड कर रहा है कि आपका जो सिस्टम है कितना हैवीली वर्क करेगा। तो ये जो प्रोसेसर्स है वह किस पे इनबिल्ट हो गए, एक सिंगल चिप पे इनबिल्ट हो गए और आपकी जो कैबिनेट की साइज है वो बिल्कुल रिड्यूस हो गई। तो यहाँ पे जो प्रोसेसर्स लगे हुए हैं माइक्रो प्रोसेसर किस तरीके से इंप्लीमेंट हुए उनको हम बात करेंगे। तो ए प्रोसेसर विच इज इंप्लीमेंट ऑन ए सिंगल माइक्रोचिप इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर किसे कहा गया कि एक प्रोसेसर जो कि एक किस पे, माइक्रो चिप पे इंप्लीमेंट हुआ, छोटा सा एक प्रोसेसर जो एक माइक्रो चिप पे इंप्लीमेंट हुआ उसे हम माइक्रो प्रोसेसर बोले। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है, एक प्रोसेसर है जो एक छोटी सी चिप पे इंप्लीमेंट हो गया। तो आप देखते हो कि आपकी जो मदरबोर्ड पे है उस पे माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है, वो एक चिप पे लगा रहता है। तो इतना बड़ा जो टास्क है, इतनी बड़ी जो कंप्यूटर की साइज थी, जो सीपीयू की साइज थी, वो रिड्यूस होकर उस माइक्रो चिप पे आ गई। तो नाउ देज ऑलमोस्ट ऑल द सीपीयू आर माइक्रो प्रोसेसर। अभी हम देखते हैं कि सभी जो सीपीयू है उसमें क्या लगा रहता है, माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है। आप जब भी अब सीपीयू लो चाहे आप लैपटॉप लो, सब पे प्रोसेसर रहता है, बिना प्रोसेसर कोई वर्क नहीं करता। और जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो सब क्या है, माइक्रो प्रोसेसर लगे रहते हैं। द टर्म यूज साइनोमसली फॉर प्रैक्टिकल पर्पज। यहाँ पे जो
माइक्रो प्रोसेसर है, क्यों यूज किया जा रहा है? आपका टाइम रिड्यूस करने के लिए और उसकी फीचर्स जो कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज करता है। माइक्रो प्रोसेसर इज ए स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इनसाइड ए कंप्यूटर दैट कैरीज आउट वेरियस टास्क इन्वॉल्व इन डेटा प्रोसेसिंग एज वेल एज अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है? माइक्रो प्रोसेसर स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, एक छोटा सा कंपोनेंट है जो क्या काम करता है, किसके अंदर लगा रहता है? आपका सीपीयू के अंदर, जो क्या करता है? विभिन्न टास्क, वेरियस टास्क को इन्वॉल्व करता है किसके अंदर? डेटा प्रोसेसिंग के अंदर। जो डेटा प्रोसेसिंग होती है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टास्क है, उसको वो क्या करता है? प्रोसेस करता है। एज वेल एज इसके साथ साथ ही आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस है, उनको भी वो क्या करता है? परफॉर्म करता है। तो बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर क्या कर रहा है? आपका पूरा डेटा प्रोसेसिंग कौन कर रहा है? पूरा माइक्रो प्रोसेसर कर रहा है। आप जो भी डेटा इंस्ट्रक्शन कर रहे हो, जो भी डेटा प्रोसेस करवा रहे हो, चाहे आप इनपुट दे रहे हो, चाहे से आपको आउटपुट मिल रहा है, चाहे आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, आप सब किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है? माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू पॉसिबल। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है? जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस है, जो डेटा प्रोसेस कर रहा है, उनको कैरी करता है। इसके साथ साथ अर्थमेटिकल और लॉजिकल जो ऑपरेशंस है उनको भी वो क्या करता है? परफॉर्म करता है। तो अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन भी वो परफॉर्म करता है आपका माइक्रो। These days, a microprocessor is built over an integrated circuit comparing millions of small components like registers, transistors and diodes. तो पहले माइक्रो प्रोसेसर क्या था? डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बना होता था। मतलब जो एक आईसी थी उस माइक्रो प्रोसेसर पे जो लगे हुए थे उस पर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट लगे हुए थे। कौन कौन से? रजिस्टर्स लगा रहता था, ट्रांजिस्टर्स लगे रहते थे, डायोड्स लगे रहते थे और डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे रहते थे। बट अब क्या हुआ? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो माइक्रो प्रोसेसर को क्या किया? इंटीग्रेटेड कर दिया गया। किस पे? एक सर्किट पे, मिलियंस ऑफ स्मॉल कंपोनेंट्स। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या हुआ? एन इंटीग्रेटेड सर्किट दैट कंपेरिजिंग मिलियंस ऑफ स्मॉल कंपोनेंट लाइक रजिस्टर, ट्रांजिस्टर एंड डायोड, जो कि इसी तरह रजिस्टर, डायोड्स और ट्रांजिस्टर्स की तरह वर्क करे। उन माइक्रो प्रोसेसर को एक छोटे से इंटीग्रेटेड सर्किट पे क्या कर दिया गया? आपका इंटीग्रेटेड कर दिया गया। Microprocessors have evolved over time in terms of their increased processing capability, decreased physical size and reduced cost. माइक्रोप्रोसेसर क्या कर रहा है? एक तो आपकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है, कैपेबिलिटी है, उसको इंक्रीज कर रहा है। फिजिकल साइज, जो आपकी कंपोनेंट्स और जो डेटा की साइज थी उसको क्या कर रहा है? कम कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा आपका जो कॉस्ट है उसको भी क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। तो बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर क्या कर रहा है? आपका प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को बढ़ा रहा है, साइज को रिड्यूस कर रहा है, कॉस्ट को रिड्यूस कर रहा है। करंटली अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर आर केपेबल ऑफ प्रोसेसिंग मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एज पर मिली सेकेंड। बाजार के अंदर इतने माइक्रो प्रोसेसर है जो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या कर सकते हैं? एक ही सेकेंड के अंदर, मिली सेकेंड के अंदर ही मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं। तो मिलियंस ऑफ सेकेंड के अंदर ही मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या कर सकते हैं? प्रोसेस कर सकते हैं। दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर अलोंग विद देयर जनरेशन, टाइम पीरियड एंड अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी सिंस देयर इंसेप्शंस इन अर्लियर 1970। अब देखो 1970 से कौन कौन से माइक्रो प्रोसेसर्स आए उसके बारे में अपन यहाँ इस टेबल के अंदर देखेंगे कि कौन कौन से प्रोसेसर्स आपके इसमें यूज हुए जब से लेके अब तक। ठीक है। तो बेसिकली 5th जनरेशन तक के माइक्रो प्रोसेसर्स अब आ चुके हैं किट के अंदर। तो हम 1 by 1 के बारे में देखेंगे। फर्स्ट जनरेशन का जो माइक्रो प्रोसेसर था वो आपका आया कब? 1971 से 73 के बीच में। 1971 से 73 के बीच में आया और चिप टाइप था LSI, लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे बोला गया। ठीक है। वर्ड साइज थी इसकी 4 से 8 बिट।
4 से 8 बिट ही ये क्या प्रोसेस करता था। नाउ इसकी जो मैक्सिमम मेमोरी साइज थी 1 KB, कितनी साइज लेता था, 1 KB तक की साइज ले पा रहा था। ठीक है, क्लॉक स्पीड जो इसकी थी 108 किलो हर्ट्ज से लेके 200 किलो हर्ट्ज तक की थी, मतलब ये इस स्पीड से वर्क कर रहा था। और एग्जांपल है कोर्स थे सिंगल, अभी आप देखते हो ड्यूल कोर, सिंगल कोर, ये था सिंगल कोर था, ठीक है ना, मल्टी कोर। अब अभी देखते हैं ड्यूल कोर प्रोसेसर है, सिंगल कोर प्रोसेसर, तो उस समय सिंगल कोर प्रोसेसर था ये। और एग्जांपल है इंटेल 8080, ये इसका एग्जांपल है। इंटेल ने अपना जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बनाया उसको नाम दिया इंटेल 8080। ठीक है, सेकंड टाइम पे जब आया माइक्रो प्रोसेसर, तो इसमें ऑफकोर्स जब सेकंड टाइम आ रहा तो फर्स्ट से कुछ एक्स्ट्रा इनबिल्ट आएगा, तभी आप उसको सेकंड टाइम का माइक्रो प्रोसेसर बोलोगे। तो सेकंड टाइम का जो माइक्रो प्रोसेसर आया वो 74 से 78 के बीच में आया, 74 से 78 के बीच में आया। और वो भी जो चिप टाइप था वो भी LSI टाइप ही था। अब इसमें जो चेंजेज हुए वो क्या हुए, एक तो इसकी जो वर्ड साइज थी वो 8 बिट हो गई, पहले वाले की थी 4 से 8 बिट, तो इसकी जो वर्ड साइज थी वो 8 बिट हो गई। तो मतलब ये 1 सेकंड या 1 मिली सेकंड के अंदर 8 बिट डेटा को क्या कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। और मैक्सिमम मेमोरी साइज 1 MB हो गई, यहाँ 1 KB से बढ़ के 1 MB हो गई। तो आपका जो डेटा स्टोरेज कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो गया, डेटा प्रोसेसिंग स्पीड इंक्रीज हो गई। क्लॉक स्पीड है 2 मेगाहर्ट्ज, क्लॉक स्पीड जहां 200 किलोहर्ट्ज थी वहां से 2 मेगाहर्ट्ज डायरेक्ट आपकी जो क्लॉक स्पीड है वो भी इंक्रीज हो गई। कोर था सिंगल था, और एग्जांपल है इंटेल 8085 और मोटोरोला 6800। तो इंटेल 8085 जो जिस टाइप का ये माइक्रो प्रोसेसर था वो सेकंड जनरेशन के अंदर आया, सेकंड टाइप का माइक्रो प्रोसेसर था जिसमें LSI यूज हुआ। अब फिर टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, अब हम आ गए VLSI पे, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट वाले जो माइक्रो प्रोसेसर्स थे उन पे हम चेंज हुए। तो थर्ड टाइम में 1979 से 80 के बीच में VLSI से माइक्रो प्रोसेसर डेवलप हुए। ये इनकी जो वर्ड साइज थी वो 16 बिट रही, इनकी वर्ड साइज कितनी रही, 16 बिट, मतलब फर्स्ट वाले की 4 बिट थी, सेकंड वाले की 8 बिट थी, और थर्ड वाले की 16 बिट थी। मेमोरी कैपेसिटी भी 16 MB हो गई इसकी, जहां 1 MB थी, यहां इसकी जो मेमोरी कैपेसिटी थी वो 16 MB हो गई। ये जो वर्क कर रहा है, क्लॉक स्पीड जो इसकी थी वो 4 मेगाहर्ट्ज से लेके 6 मेगाहर्ट्ज तक रही। इसकी क्लॉक स्पीड कहां से कहां रही, 4 मेगाहर्ट्ज से 6 मेगाहर्ट्ज तक इसकी क्लॉक स्पीड रही। कोर्स था सिंगल था, और इंटेल 8086 इसका एग्जांपल है। तो इंटेल 8086, 8085 और 8080 तीन तरीके के माइक्रो प्रोसेसर्स आए। नाउ 4th जनरेशन के अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर आया 81 से 95 के अंदर, वही VLSI था, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट पे जो बना हुआ था। अब इसकी जो वर्ड साइज थी, जो वर्ड प्रोसेसिंग टाइमिंग था, वो जो साइज थी वो 32 बिट हुई। कितनी हुई, 32 बिट, मतलब आपका 4 बिट से इंक्रीज होने लगा, और 4 बिट से आपका 32 बिट तक आ गया। आप 4 बिट से चले थे, फिर 8 बिट, फिर 16 बिट, नाउ 32 बिट पे आप पहुंच गए। मेमोरी साइज भी आपकी बढ़ती गई, 16 MB थी, अब जो बढ़ के कितनी हो गई आपकी 4 GB। आप मेमोरी साइज कितना प्रोसेस कर रहे हो, 4 GB मेमोरी साइज का इसमें प्रोसेस कर रहे हो। क्लॉक स्पीड आपकी 133 मेगाहर्ट्ज तक हो गई, और कोर इसका सिंगल ही रहा, ठीक है। और इंटेल 80386 इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। नाउ 5th जनरेशन जो अभी चल रहा है, ठीक है, 5th जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर्स अभी चल रहे हैं, 1995 से टिल डेट तक है, अभी करंटली चल रहे हैं। और SLSI टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज हुई, चिप टाइप की जो हुई इसके अंदर SLSI चिप इसके अंदर यूज हुई, स्मॉल लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इसमें यूज हुआ। 64 बिट प्रोसेस कर रहा है, वर्ड साइज आपकी 64 बिट रही। यहाँ पे वर्ड साइज आपकी इंक्रीज होती जा रही है टाइम टू टाइम, जैसे जैसे नए नए माइक्रो प्रोसेसर आ रहे हैं सबकी वर्ड साइज इंक्रीज हो रही है। मैक्सिमम मेमोरी साइज बनी आपकी 64 GB, यहाँ मैक्सिमम 64 GB तक का ये क्या कर सकता है, डेटा को प्रोसेस कर सकता है। 533 मेगाहर्ट्ज से 34 गीगाहर्ट्ज तक इसकी क्लॉक स्पीड रही। और मल्टी कोर, जो ड्यूल कोर आप सुनते हो, मल्टी कोर, तो अब जो पेंटियम
और ये जो एग्जांपल्स आए प्रोसेसर के i1 i4 ये सब 5th 6th जनरेशन तक के आ चुके हैं। तो यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर्स का इस तरीके से अलग अलग जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर हमने डिस्कस किया कि 1971 से आपका स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे डेवलप होते होते आपको कैबिनेट को माइक्रो प्रोसेसर को इतना छोटा कर दिया कि एक कैबिनेट के एक छोटे से पार्ट में मदरबोर्ड पे वो इनबिल्ट हो जाता है। मदरबोर्ड की साइज आपकी इतनी सी हो गई, जहां इतनी बड़ी से मतलब एक स्टार्टिंग के अंदर मैं बोलूं कि रूम के इक्वल एक कैबिनेट था, उससे भी बड़ा था, आज वो एक रूम के एक छोटे से उसमें बॉक्स में इनबिल्ट हो गया। आपका लैपटॉप के अंदर मैं बात करूं तो बिल्कुल ही स्मॉल हो चुका, वहां आप एक बिल्कुल एक पॉकेट में उस प्रोसेसर को लेके जा रहे हो। ऐसी डिवाइसेस भी आपके बाजार में अवेलेबल हो गई है। अब हम बात कर रहे हैं कि जब माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहे हैं तो वो उनका स्पेसिफिकेशन कैसे हो। ये माइक्रो प्रोसेसर आए तो हमने इनके स्पेसिफिकेशन अभी पढ़े कि वर्ड साइज, आपका मेमोरी साइज, क्लॉक स्पीड, ये क्या है, इनके अकॉर्डिंग ही इनको अलग अलग कैटेगराइज में हमने स्पेसिफाई किया। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। तो इनकी जो स्पेसिफिकेशन है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इनके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही इनकी डिफरेंट जनरेशन हुई, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड और फिफ्थ जनरेशन तक। तो पहली चीज हमने सबसे पढ़ी थी कि आपकी जो वर्ड साइज कितनी है। 4 बिट से हम स्टार्ट हुए थे और 64 बिट तक हम करंटली फिफ्थ जनरेशन में आ चुके हैं। तो ये क्या चीज है वर्ड साइज, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर वर्ड साइज के अकॉर्डिंग कैसे डिफरेंशिएट हो रहे हैं। Word size is the maximum number of bits that a microprocessor can process at a time। एक टाइम पे जो माइक्रो प्रोसेसर कितनी वर्ड साइज मतलब कितने बिट्स को वो प्रोसेस कर सकता है। तो अभी करंटली हम देख रहे हैं कि 64 बिट को जो माइक्रो प्रोसेसर एक सेकंड के अंदर, एक मिली सेकंड के अंदर प्रोसेस कर रहा है, तो वो आपका फिफ्थ जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर हुआ 64 बिट को। उससे पहले कि हमने देखा कि जो फर्स्ट वाला था वो था आपका 4 बिट, 4 से 8 बिट। तो 4 से 8 बिट डेटा को ही वो क्या कर रहा था, प्रोसेस कर रहा था। ठीक है, तो वर्ड साइज मतलब द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइट्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइट्स दैट अ माइक्रो प्रोसेसर कैन प्रोसेस एट ए टाइम। एक टाइम पे कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइट्स को प्रोसेस कर सकता है, वो उसकी वर्ड साइज है। तो अभी करंटली वाले जनरेशन के कितने कर रहे हैं, 64 बाइट्स पर सेकेंड वो डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं इस टाइम के माइक्रो प्रोसेसर्स। अर्लियर ए वर्ड वॉज 8 बिट। हमने देखा था स्टार्टिंग कहां से हुई थी, 4 से 8 बिट से स्टार्टिंग हुई थी। तो फर्स्ट टाइम के जो माइक्रो प्रोसेसर आए उनकी वर्ड साइज थी 8 बिट। एज इट वॉज द मैक्सिमम लिमिट एट दैट टाइम। उस समय ये मैक्सिमम लिमिट थी कि एक पर्टिकुलर टाइम सेकेंड के अंदर जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है वो 8 बिट डेटा को ही क्या कर रहा था, प्रोसेस कर रहा था। बट एट प्रेजेंट द मैक्सिमम वर्ड साइज इज 16 बिट एंड द मैक्सिमम वर्ड साइज 64 बिट। अब आप देख रहे हो, अभी हमने देखा कि फिफ्थ जनरेशन के अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर है वो मैक्सिमम 64 बिट पर सेकंड के अंदर, या पर सेकंड भी नहीं मतलब पर टाइम के अंदर, पर प्रोसेस एट ए टाइम, एक टाइम के अंदर 64 बिट्स को प्रोसेस कर सकते हैं। जो डेटा के 64 बिट्स है उनको प्रोसेस कर सकते हैं एक नैनो सेकेंड्स के अंदर भी। तो वर्ड साइज का यहाँ पे ये रोल है कि आपकी वर्ड साइज का मतलब है कि जो प्रोसेसर है वो कितना स्पीडली वर्क कर रहा है। तो 64 बिट आपका वर्क कर रहा है तो इट्स मीन जो इसकी स्पीड है वो हाई स्पीड है, हाई स्पीडली वो कर रहा है। एक पर्टिकुलर सेकंड के अंदर भी एक लिमिट टाइम के अंदर 64 बिट्स को वो प्रोसेस कर रहा है। और एक जो पहले माइक्रो प्रोसेसर था वो 8 बिट को ही कर रहा है। तो 8 और 64 बिट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। तो आप देख सकते हो कि कितना उससे फास्ट आपका प्रोसेसर काम कर रहा है। जो उसका एग्जीक्यूशन स्पीड है, जो प्रोसेसिंग स्पीड है, वो पहले वाले कंप्यूटर से कितनी ज्यादा फास्ट है। दूसरा है मेमोरी साइज। मेमोरी साइज भी डिपेंड करती है आपके माइक्रो प्रोसेसर पे, क्योंकि मेमोरी साइज से ही स्पीड्स का बहुत इफेक्ट होता है। तो फर्स्ट टाइम पे जब मेमोरी साइज थी, द साइज ऑफ रैम वेरियस, इनिशियली रैम वाज वेरी स्मॉल। अब हम जब बात करते हैं कि जब स्टार्टिंग के अंदर 4 से 8 बिट्स के डेटा प्रोसेस हो रहे थे तो उसके लिए 4 MB तक की मेमोरी साइज का यूज किया जाता कि जो रैम थी वो ये तो है नहीं कि स्टार्टिंग के अंदर ही जितनी आज की रैम आ रही है आपकी 8 GB, आपकी 10 GB तक की रैम्स जो भी आ रही है मार्केट्स में, तो उतनी स्टार्टिंग में बनी नहीं। तो स्टार्टिंग में जब रैम्स बनी वो 4 MB तक की रैम बनी और वो 4 से 8 बिट्स तक की डेटा को प्रोसेस कर रही थी। अब आप 64 बिट डेटा को प्रोसेस करवा रहे हो तो ऑफिशियली पता है कि आपको कि जो आपकी रैम की साइज है वो भी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप
ये 64 बिट डेटा को प्रोसेस करवा सकते हो। तो एज वर्ड साइज इंक्रीज 64 बिट्स इट हैज बिकम feasible to use RAM size up to 64 exabytes EB। तो अब 64 exabytes तक की जो रैम्स है वो मार्केट में है कि इतनी तक की जो 16 एक्साबाइट तक की रैम्स आपको प्रोसेस कर रही है, आप उसको यूज कर रहे हो। 16 एक्साबाइट्स की रैम्स आपके डेटा को प्रोसेस कर रही है, क्योंकि 64 बाइट्स का डेटा यदि प्रोसेस हो रहा है तो उसके लिए जो मेमोरी कैपेसिटी है वो भी ज्यादा होनी चाहिए। तो टाइम टू टाइम आपकी रैम्स की स्पीड, जो मेमोरी साइज है वो भी इंक्रीज होती गई। तो जितना प्रोसेसर आपका ज्यादा यूज किया जा रहा है, हाई प्रोसेसर यूज किया जा रहा है, तो उसमें लगने वाली रैम की साइज भी उतनी ही ज्यादा होगी। नाउ क्लॉक स्पीड, कंप्यूटर्स हैव एन इंटरनल क्लॉक दैट जनरेट्स पल्सेस एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, clock speed simply means the number of pulse generated per second by the clock inside a computer। अब clock speed क्या है? Basically an internal clock that generate pulse। हमने पढ़ा था जो सिग्नल्स जनरेट होते हैं, इंटरनल पल्स आपने पढ़ा होगा साइंस के अंदर। ये टाइम क्लॉक की पल्स है जो कि यहां से यहां तक वर्क कर रही है, 1 सेकंड के अंदर इतनी पल्स जनरेट हो रही है। तो यहां इंटरनली क्लॉक जो पल्स जनरेट कर रही है, जो सिग्नल्स जनरेट कर रही है पर्टिकुलर टाइम पे, तो जितनी ज्यादा आपकी पल्स जनरेट होगी पर सेकंड के अंदर, उतना ही प्रोसेसिंग स्पीड क्या रहेगा? फास्ट रहेगा। पल्स का मतलब जो इंस्ट्रक्शंस को जो जनरेशन हो रहा है, सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, वो कितने टाइम्स में आपके जनरेट हो रही है। तो यहाँ पे जो रेगुलर इंटरवल्स है पल्स का जनरेट होने का, वो हमने देखा। क्लॉक स्पीड सिंपली मींस द नंबर ऑफ पल्स जनरेटेड पर सेकंड। तो नंबर ऑफ पल्स, कितनी एक पल्स पर सेकंड में जनरेट हो रही है, तो वो डिपेंड आपके सीपीयू पे पड़ेगी। जितनी ज्यादा पल्स पर सेकंड जनरेट हो रही है, उतनी ही ज्यादा स्पीड या उतनी ज्यादा प्रोसेसिंग से आपका सिस्टम वर्क कर रहा है। द क्लॉक स्पीड इंडिकेट स्पीड एट विच कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस। तो कंप्यूटर जो इंस्ट्रक्शंस आप दे रहे हो उनको जो एग्जीक्यूट कर रहा है वो कितने सेकंड में कर रहा है। कभी कभी हमारा सिस्टम हैंग हो जाता है, तो हम एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, आपका सिस्टम में वायरस हो जाता है, तो आप क्या करते हो कि कोई भी इंस्ट्रक्शन आपने दिया तो उसको एग्जीक्यूट होने में टाइम ज्यादा लग रहा है। तो मतलब जो पल्सेस जो जनरेट हो रहे हैं, जो सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं, उनमें क्या लग रहा है? ज्यादा टाइम लग रहा है। तो और एक सिस्टम जो हाईली फास्टली वर्क कर रहा है, उसमें कुछ ही नैनो सेकेंड्स के अंदर सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं। तो वह क्या कर रहा है आपका कि जो कंप्यूटर जो सिग्नल्स एग्जीक्यूट कर रहा है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, वह क्या है? इस इंडिकेट कर रहा है कि वो जितना ज्यादा सिग्नल्स एग्जीक्यूट कर रहा है पर सेकंड के अंदर, उतना ही ज्यादा उसका क्या है? स्पीड है। Earlier it measured in hertz and kilohertz, but with advancement of technology and chip density, it now measure in gigahertz। अब जो स्पीड है वो किसमें मेजर की जा रही है? हर्ट्ज से लेके हम कहां तक आ गए? गीगाहर्ट्ज तक आ गए, जीएच तक, गीगाहर्ट्ज तक। बिलियंस ऑफ पल्स पर सेकंड, बिलियंस ऑफ पल्स पर सेकंड ये क्या कर रहा है? जनरेट कर रहा है। Now last is cores। Core is basic computation unit of the CPU। Earlier processor had only one computation unit, जो आपकी डेटा को कंप्यूट कर रही है, एग्जीक्यूट कर रही है। वो कितनी यूनिट है? ड्यूल कोर मतलब 2 यूनिट्स है या मल्टी कोर यूनिट्स है। तो जितना ज्यादा कोर्स होगी उतना ही डेटा आपका फास्टली वर्क करेगा। Earlier processor had only one computation units, thereby capable of performing only one task at a time। तो एक यूनिट है तो एक ही टास्क की आपकी एक टाइम पे परफॉर्म कर सकती है। और हम अब देख रहे हैं कि मल्टीटास्किंग कंप्यूटर्स आपके आ रहे हैं, आप सिंगल टाइम पे मल्टीटास्क परफॉर्म करवा सकते हो। कि जैसे कि आप लाइक हम सॉन्ग्स प्ले कर रहे हैं, ठीक है, तो एक ही सेकंड में हम उनको मिक्स करके अलग अलग सॉन्ग्स प्ले कर रहे हैं कुछ टाइम के बाद में। या फिर आप जैसे कोई भी डेटा कॉपी कर रहे हो, कॉपी करने के साथ साथ डेटा का और दूसरा भी आप वर्क कर रहे हो, तो मल्टीटास्किंग आप काम कर रहे हो। With the advancement of multi-core processor, it has become possible for the computer to execute multiple tasks, thereby the increasing the system's performance। तो systems की performance increase करने के लिए multiple tasks क्या कर सकते हैं?
परफॉर्म कर सकते हैं। सिस्टम एक ही टाइम पे मल्टीपल टास्क को क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। सीपीयू विथ 2, 4 एंड 8 कोर्स इज कॉल्ड ड्यूल कोर। तो ड्यूल कोर के अंदर क्या है, जिसमें एक से ज्यादा आपकी कोर्स लगी हुई है, वो आपका ड्यूल कोर कहलाया। 8 कोर तक के जो प्रोसेसर हुआ, क्वाड कोर एंड ऑक्टा कोर प्रोसेसर, इस तरीके से ड्यूल कोर आ गया, फिर क्वाड कोर प्रोसेसर आया, फिर ऑक्टा कोर आ गया जिसके अंदर 8 से ज्यादा प्रोसेसर्स लगे हुए हैं, जिसके अंदर 4 से ज्यादा प्रोसेसर्स लगे हुए, क्वाड कोर प्रोसेसर रहा आपका, कोर लगे हुए। तो इस तरीके से जो कोर्स है, मतलब मल्टीटास्किंग आप सिस्टम्स पे वर्क कर सकते हो, एट ए टाइम पे बहुत सारे टास्क आप परफॉर्म कर रहे हो। तो आज हमने डिस्कस किया किसके बारे में, माइक्रो प्रोसेसर्स के बारे में, स्पेसिफिकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स की। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रहेगा माइक्रो कंट्रोलर्स, कि कैसे माइक्रो कंट्रोलर्स वर्क करते हैं, कैसे आपका जो डिवाइस है किस तरीके से रैम, रोम और मेमोरी से वर्क करता है। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेटा इंफॉर्मेशन, कि डेटा का किस तरीके से इंफॉर्मेशन होता है। और फिर डेटा टाइप्स, बहुत सारे डेटा टाइप्स है, चार जो सिस्टम को अंडरस्टूड कर रहे हैं। और उसके बाद में है डेटा स्टोरेज, हमारा मेमोरीज के हमने डिस्कस कर ही लिया। और फिर सॉफ्टवेयर्स, कितने टाइप्स के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर्स हैं, लास्ट सा सॉफ्टवेयर ये